हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS प्राइम। पिछले कक्षा में हम लोग टॉप 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक नज़र में देखे थे और आज डे 1 में हम लोग इकोनॉमिक्स में इनकम से स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम में हम लोग GDP, GNP, NNP देखेंगे तथा वास्तविक राष्ट्रीय आय GDP है या NNP, इससे भी जानेंगे और लास्ट में नेशनल इनकम से संबंधित PYQ भी हम लोग करेंगे। तो नेशनल इनकम चालू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक मिनट। जैसे देखिए, विकास विकास में मुख्य रूप से 4 चीज़ होता है। पहले देखिए, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, सतत विकास और एक होता है समावेशी विकास। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि GDP में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति आय में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होना, ये हो गया आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक विकास क्या होता है? देखिए, आर्थिक विकास मतलब शिक्षा बढ़ रहा है, साक्षरता आपका देश का बढ़ रहा है, जीवन प्रत्याशा आपका देश का सुधर रहा है, ठीक है। हेल्थ बढ़ रहा है आपका देश का, मतलब हेल्थ में सुधार हो रहा है, पोषण स्तर अच्छा हो रहा है। तो इस आधार पे हम लोग आर्थिक विकास को आंक सकते हैं। थर्ड में होता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब है कि आपको जितना विकास करना है आप विकास कीजिए, लेकिन विकास के साथ में पर्यावरण का भी विकास करते रहिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे होता है समावेशी विकास। समावेशी जैसे कि नाम से पता चलता है, समावेशी मतलब सभी का विकास, समझे ना। मतलब मान लीजिए कोई भी समाज में जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति है, जो मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति जो है, उसको भी विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, समझे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक, मतलब आर्थिक समृद्धि में मात्रा पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि GDP वृद्धि हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है। तो क्या समझिए, आर्थिक समृद्धि होता है मात्रात्मक, मतलब मात्रा पे ध्यान दिया जाता है। और आर्थिक विकास देखिए, आर्थिक विकास होता है गुणात्मक, मतलब आर्थिक विकास में गुण पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि देखिए, शिक्षा बढ़ रहा है कि नहीं, साक्षरता बढ़ रहा है कि नहीं, जीवन प्रत्याशा सुधर रहा है कि नहीं, हेल्थ अच्छा हो रहा है कि नहीं, पोषण स्तर अच्छा हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसी तरह सतत विकास भी देख लिए। इसका मतलब है कि विकास आप कीजिए, जितना मन है उतना कीजिए, लेकिन साथ में आप पर्यावरण के भी ध्यान रखिए। उसी तरह समावेशी विकास भी हम लोग देख लिए हैं। समावेशी विकास जैसे कि विकास की धारा में समाज के सभी वर्गों को शामिल करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेशनल को स्टार्ट करते हैं। GDP, GNP सब उसी में हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? 1860 में। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था भारत में? 20 रुपया था, ठीक है। बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं उस तरह, यानी देख सकते हैं इस। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय आय को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम करने से पहले सबसे पहले कुछ देख लीजिए। जैसे कि देखिए, सकल। सकल मतलब क्या होता है? कुल मतलब टोटल। और निवल मतलब होता है शुद्ध। और घरेलू मतलब होता है सीमा के अंदर, मतलब घरेलू। घरेलू का सिंपल मतलब समझिए आप, सीमा के अंदर मतलब मान लीजिए भारत में देसी हो या विदेशी, कोई भी अमेरिका का भी मान लीजिए इंडिया में रह रहा है, तो वो भी घरेलू में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब होता है परिवार, मतलब देश देश में रहने वाले नागरिक और विदेश में भी रहने वाले नागरिक। मान लीजिए इंडिया का कोई ब्रिटेन में रहता है, तो वो राष्ट्रीय तो इंडिया का ही कहलाएगा। तो आप लोग देख लिए सकल, सकल, निवल, घरेलू, राष्ट्रीय। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। सो तो राष्ट्रीय आय का मतलब, राष्ट्रीय आय का मतलब समझिए, किसी एक निश्चित सीमा के अंदर
किसी एक निश्चित वर्ष में सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय। तो देखिए, एक देश के सभी लोगों की कुल आय, इसमें जरूरी क्या क्या, एक देश होना चाहिए, समझ गए, और दूसरा एक वर्ष होना चाहिए, मतलब कोई निश्चित वर्ष होना चाहिए। उसके बाद सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है राष्ट्रीय आय। तब समझ गए ना, राष्ट्रीय आय का मतलब सिंपल होता है कि एक देश की सीमा के अंदर किसी एक निश्चित वर्ष में सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जीडीपी के बारे में बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सो देखिए, जीडीपी में भी वही है, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में सभी लोगों द्वारा, यहाँ पे देखिए सभी लोगों में देशी विदेशी दोनों आ जाता है। मान लीजिए इंडिया में कोई विदेशी काम कर रहा है, तब राष्ट्रीय आय के गणना में उसका भी यहाँ जो इनकम है जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो एक बार और देख लीजिए जीडीपी क्या होता है। किसी एक निश्चित वर्ष में, ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है जीडीपी। मतलब समझिए नेशनल इनकम ही है जीडीपी। उसके बाद देखिए, जीडीपी का बेस ईयर क्या है? मतलब जीडीपी का जो गणना किया था उसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। और जीडीपी का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम। फिर आगे देखिए, जीडीपी दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। पहला देखिए रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी, और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र का जीडीपी। तो देखिए रियल अथवा वास्तविक जीडीपी मतलब बेस ईयर स्थिर प्राइस पर की जाती है इसका गणना। ठीक है ना। रियल जीडीपी का गणना स्थिर अथवा बेस ईयर पर किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, रियल जीडीपी में क्या होता है? सो देखिए, कुल उत्पाद की वैल्यू जो है सो कम दिखाई देती है। रीजन पता है आप लोग को? रीजन ये है कि इसमें इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, रियल जीडीपी का आंकड़ा विश्वसनीय होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दिखाता यही, मतलब समझे ना, रियल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था का सही स्थिति को दिखाता है, और रियल जीडीपी में कुल उत्पाद की वैल्यू कम दिखाई देती है क्योंकि मुद्रास्फीति को घटा दिया जाता है। उसी तरह आगे देखिए सेकंड में नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र का जीडीपी। तो इसमें देखिए बाजार मूल्य पर वस्तुओं सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है इस पे। ठीक है, मतलब नाम मात्र का जीडीपी में बाजार मूल्य पर वस्तुओं सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, नाम मात्र का जीडीपी में देखिए कुल उत्पाद की वैल्यू ज़्यादा दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है कि इसमें नाम मात्र का जीडीपी में मुद्रास्फीति को माइनस नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए ये जो होता है नॉमिनल जीडीपी कम विश्वसनीय होता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को नहीं दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, अगर नाम मात्र का जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी के अनुसार अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड में इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समझ गए ना। नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत पूरा विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंडिया। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आगे है जीएनपी। जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है? देखिए एक देश के सभी नागरिकों द्वारा, मतलब नागरिक मतलब समझ रहे ना, देशी विदेशी दोनों। मान लीजिए भारत में जो रह रहा है यहाँ का वो तो नागरिक है ही, प्लस में अगर इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर में रह रहा हो, मान लीजिए अमेरिका में रह रहा है, ब्रिटेन में कोई भी रह रहा है, तो वो भी नागरिक ही कहलाएगा। तो वही है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब देखिए एक देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में
उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर क्या होता है, जीएनपी। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, जीएनपी में विदेशी लोग को शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जीडीपी में विदेशी लोग भी शामिल है और देशी लोग भी शामिल है। तब जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस आप समझिए ना। जीडीपी में क्या मालूम है, किसी एक निश्चित वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर जीडीपी होता है। इसमें देखिए सभी लोगों का जिक्र है, यहाँ पे देशी विदेशी दोनों हो सकता है। और वही जीएनपी में अंतर क्या है कि यहाँ नागरिक का बात हो रहा है। मान लीजिए इंडिया का नागरिक बाहर में रह रहा है कोई, तो उसका भी इनकम जीएनपी में जोड़ा जाएगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये भी देख लिए कि जीएनपी में विदेशी लोग शामिल नहीं है, लेकिन जीडीपी में विदेशी लोग है शामिल। फिर आगे देखिए, एनडीपी क्या होता है। एनडीपी मतलब निवल अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी क्या होता है देखिए, जीडीपी में अगर माइनस हम लोग कर देंगे मूल्यह्रास को, मतलब डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे जीडीपी में, तो निकल जाता है एनडीपी मतलब निवल घरेलू उत्पाद। उसके बाद देखिए एनएनपी क्या होता है। एनएनपी मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद, समझे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में अगर माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को, ठीक है, समझे ना। एनएनपी मतलब होता है जीएनपी में माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को, तो निकल जाएगा एनएनपी मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद देखिए कुल मतलब टोटल में अगर माइनस कर देंगे हम लोग मूल्यह्रास को, तो क्या निकल जाता है, नेट मतलब निवल जाता है शुद्ध। उसके बाद देखिए एक और फैक्ट है यहाँ एनएनपी के बारे में, वास्तविक नेशनल इनकम यही है, समझ गए ना। लेकिन भारत में वास्तविक नेशनल इनकम जीडीपी कहलाता है, क्योंकि एनएनपी का गणना करना थोड़ा कठिन होता है, समझे ना। एनएनपी, अब क्वेश्चन आप लोग का मन में होगा कि एनएनपी से गणना करने में क्यों कठिनाई होती है, तो आगे हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तो देखिए एनएनपी से अगर गणना करेंगे हम लोग नेशनल इनकम को, तो कठिनाई होगा, क्योंकि देखिए एनएनपी कैसे निकलता है, जीएनपी में मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, और सबसे पहले हम लोग को जीएनपी निकालना पड़ेगा। लेकिन तो जीएनपी में देखिए, जीएनपी में पूरा नागरिक का इनकम को जोड़ा जाता है, और नागरिक मतलब देशी विदेशी दोनों। तो ये कठिनाई होगा कि नहीं। मान लीजिए इंडिया में जो नागरिक रह रहा है उसका तो आप इनकम को जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई नागरिक अगर भारत का मान लीजिए अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, पाकिस्तान में है, तो उन लोगों का आप कैसे जोड़ सकते हैं। कोई बताएगा कि मेरा 2.5 लाख इनकम है ना, 2 लाख इनकम है। तो इसलिए एनएनपी द्वारा अगर राष्ट्रीय आय का गणना आप करेंगे तो ये कठिनाई होगा, इसलिए भारत में जीडीपी को ही राष्ट्रीय इनकम माना जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग देखिए एक बार और, जीडीपी और जीएनपी में बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो एक बार कंफ्यूजन को क्लियर हम लोग कर लेते हैं। देखिए जीडीपी में स्थान का महत्व है और जीएनपी में नागरिकों का महत्व है, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो या भारत में या पाकिस्तान में या कहीं भी, लेकिन जीडीपी में स्थान का महत्व है। उसी तरह जीडीपी में आगे देखिए, जीडीपी में मतलब किसी एक देश की सीमा के अंदर उत्पादन का बात होगा, लेकिन जीएनपी में भारतीयों के द्वारा उत्पादन का बात होगा, मतलब समझे ना। जीएनपी में भारतीयों के द्वारा मतलब नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन है उसका बात होगा। मान लीजिए कोई अमेरिका में उत्पादन कर रहा है, कोई ब्रिटेन में, तो उन चीज़ों को भी जोड़ा जाएगा इसमें जीएनपी में। उसके बाद देखिए, मान लीजिए जगह भारत का है और उत्पादन करने वाले भी भारतीय है, तो गणना किस तरह किया जाएगा, भारत का जीडीपी और जीएनपी दोनों में उसका गणना किया जाएगा।
उसी तरह फिर आगे देखिए जीएनपी बराबर क्या आता है, सो देख लीजिए एक बार और। जीएनपी बराबर जीडीपी में माइनस करेंगे, जीडीपी में माइनस क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, मतलब उसके बाद देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय किस तरह निकाल लेंगे, निर्यात में माइनस करेंगे आयात को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या चीज़ नहीं किया जाता वो देखिए। पहला देखिए विदेशों से प्राप्त उपहार, मतलब मुफ्त का वस्तु। मान लीजिए कोई किसी का जीएफ है रसियन और वो आईफोन गिफ्ट किया है, तो उसको नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाएगा। फिर आगे देखिए सेकेंड में क्या है, बेरोजगारी भत्ता, कोरोना वायरस से पीड़ितों को वित्तीय सहायता जो मिलता है। उसके बाद किसी होटल द्वारा सब्जी खरीदना, उसके बाद किसी कारखानों द्वारा बिजली बिल का भुगतान करना। उसके फिर आगे गृहिणियों द्वारा घरेलू काज करना, मतलब घर में जो महिलाएं काज करती है वो भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद देखिए आगे अपने किचन गार्डन, घरेलू तरीके से सब्जियां उगाने जैसी गतिविधियां। फिर आगे बेचे गए किसी पुराने वस्तु। उसके बाद लास्ट है लॉटरी जीतना, ये भी राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोग सबसे बड़ा चीज़ को समझते हैं। इतना हम लोग पढ़ लिए जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर राष्ट्रीय आय निकाला क्यों जाता है। तो पहला देखिए राष्ट्रीय आय का फायदा क्या क्या है, सो निकालने से किसी देश की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी इसी से मिलता है। उसके बाद सेकेंड क्षेत्रीय, मतलब राज्य स्तर पर तुलना कर पाना आसान होता है। उसके बाद थर्ड में है था कि सेक्टरों की स्थिति की जानकारी इसी से मिलता है। मतलब राष्ट्रीय आय निकालेंगे तब ने पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था को जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, तृतीय सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र, उन सब का स्थिति क्या है। उस तरह फोर्थ में सही रणनीति बनाने में सहायक होता है राष्ट्रीय इनकम। उसके बाद आगे देखिए राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, एनएसओ द्वारा। इसका मतलब फुल नाम क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम। और राष्ट्रीय आय का जो गणना करना कितने विधि है, 3 विधि। पहला देखिए आय विधि, दूसरा उत्पादन विधि और थर्ड है व्यय और बचत विधि। तब इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए आय विधि क्या होता है। आय विधि में सभी लोगों की आय को जोड़कर निकालते हैं, समझे ना, नाम से पता चल जा रहा है। उसके बाद सेकेंड में है उत्पादन विधि। इसमें देखिए सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं प्लस सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर पे व्यय और बचत विधि। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 2 विधियों का मिश्रित रूप से किया जाता है, आय विधि और उत्पादन विधि। व्यय और बचत विधि का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। इसका रीजन पता है, व्यय और बचत विधि से अगर राष्ट्रीय आय निकालेंगे आप लोग तो इसमें सभी का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अब इसमें किस तरह गणना होता है, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख बचत किया और 50,000 खर्च किया, तब टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख। तो यही निकल जाएगा राष्ट्रीय इनकम। उसके बाद देखिए भारत में उत्पादन विधि और आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो देखिए उत्पादन विधि किसके लिए है, प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के लिए। और बचत विधि है सेवा या तो तृतीय क्षेत्र के लिए। इन दोनों का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, और बचत विधि का यूज नहीं किया जाता भारत में, समझिए। फिर आगे देखिए
राष्ट्रीय आय का निकालने के लिए दो चीज़ का यूज कर सकते हैं। पहले देखिए साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट, और सेकेंड होता है बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। तो देखिए ये जो फैक्टर कॉस्ट है, समझ गए, फैक्टर कॉस्ट ये रियल जीडीपी होता है, और मार्केट प्राइस ये होता है नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र का जीडीपी, समझिए। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में लगने वाले लागत को क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, समझ गए। उसी तरह मार्केट प्राइस क्या होता है, देखिए मान लीजिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में कितना लागत लगा, 30 रुपया, समझ गए, फैक्टर कॉस्ट हो गया 30 रुपया। और फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग प्लस कर देंगे टैक्स सब्सिडी तो कितना बन गया, मान लीजिए 30 रुपया इला है, इसमें 5 रुपया हम लोग प्लस कर देते हैं टैक्स और सब्सिडी, तो टोटल हो गया 35 रुपया, यही होता है बाजार मूल्य। तो समझिए मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे टैक्स को और माइनस कर देंगे सब्सिडी को, तो निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उससे हम लोग का भी मोटिवेशन बने और इससे अच्छा भी कंटेंट आप लोगों के बीच में लेके प्रस्तुत होते रहें, और कमेंट भी कीजिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही कम ही टाइम में नेशनल इनकम को बहुत इजी तरीके से समझ लिए। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। आप लोग को अगर आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, और नहीं तो कल सेकेंड डे में हम लोग आंसर बता देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या है, भारतीय दूतावासों में काम कर रहे विदेशी भारत के समान निवासी हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, भारत में अवस्थित विश्व बैंक आदि के कार्यकाल में काम कर रहे विदेशी भारत के समान निवासी नहीं है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है, भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय भारत के समान निवासी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, ए में केवल एक, बी केवल एक दो, सी में केवल 3 और डी में 1 2 और 3। और आगे सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। सेकेंड कथन क्या है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल व्ययों के बराबर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ए में है केवल एक, बी में केवल 2, सी में 1 2 दोनों, और डी में ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों डे 1 में हम लोग आज नेशनल इनकम को कर लिए और इससे संबंधित 2 क्वेश्चन भी दे दिए। अगर आप लोग को आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और नहीं तो कल डे 2 में आंसर को बता दिया जाएगा। और कल डे 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मनी एंड बैंकिंग। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो।